Let's start the summary of this chapter. Evaluation of the management. ये रूट बैक करता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाता था। पहले कोई फिलॉसफी, अप्रोचेस, थ्योरीज नहीं होती थी, तो फिर साइंटिस्ट लाए फिलॉसफीज, अप्रोचेस, अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव्स लाए डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सब मिला के अब मैनेजमेंट को कैसे चलाया जाता है, कैसे उसमें ग्रोथ हुई है, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी अप्रोच निकाली, कौन सी थ्योरी निकाली और उनका प्रोस्पेक्टिव क्या था, दूसरे साइंटिस्ट का प्रोस्पेक्टिव क्या था। सो बस हमें यही पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ईजी है और इसमें बहुत ज़्यादा कम कम चीज़ें पढ़नी है और बहुत ईजी है, तो ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। हमें इतने सारे पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं, इसमें ए से लेकर जी तक हमने अप्रोचेस भी लिखी हैं, पर्सपेक्टिव भी लिखे हैं। सो बेसिकली अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव सेम मीन करता है। फर्स्ट वन इज द एम्पेरिकल और क्लासिकल पर्सपेक्टिव। एम्पेरिकल और क्लासिकल पर्सपेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है और इसके कई नाम और होते हैं, एम्पेरिकल, फंक्शनल, मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच। इसके बाद ये ट्रेडिशनल थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है कि मैनेज ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पहले चलाया जाता है। नेक्स्ट, ये प्रोटोटाइप और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली रूल्ड होता है। तो हमें इम्पेरिकल और क्लासिकल पर्सपेक्टिव में 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, बस 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट और फिर उसकी 2 छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं, एलिमेंट्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेलर्स एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमें इसका सेकंड देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसमें से 14 प्रिंसिपल पढ़ने हैं। थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेसी, इसका एक शॉर्ट नोट पढ़ना है बस। सो फर्स्ट वन पे आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने डिफाइन किया है। तो टेलर डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ आर्ट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। कि आपने कोई वर्कर अपॉइंट किया है और आप उनसे क्या कराना चाहते हो, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको जो आपने अपॉइंट किया है उस एम्प्लॉय से आपको क्या कराना है। और फिर उनको देखो भी कि वो क्या कर रहे हैं, वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको बेस्ट वे बताओ, चीपेस्ट वे बताओ कि वो काम जल्दी से करके दें। फिर की पॉइंट्स पढ़ेंगे हम इसमें कई। फर्स्ट वन इज कि मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी मींस कम कॉस्ट में हम फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, ये हमें बताया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। सो फ्रेडरिक विंसलो टेलर नाम है इनका कंप्लीट। ये फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं और ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद होना चाहिए। थर्ड वन, ही ऑब्जर्व द सॉल्यूशन आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। उन्होंने खुद हर पोस्ट पे काम करके, पहले वो शॉपकीपर, फ्लोर शॉपर थे, फिर वो अपनी दूसरी पोस्ट पे आए, ऐसे करते करते वो लास्ट में मैनेजर बने। तो उन्होंने हर पोस्ट पे आके प्रॉब्लम्स को फेस किया है और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए अपनी पूरी लाइफ उन्होंने प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन ढूंढने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में लगा दी। बाय अप्लाइंग द रूल्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड डिफाइंड लॉ। फिर उन्होंने उससे रिलेटेड रूल, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड डिफाइन किए लॉज। उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को कंक्रीट शेप दी, थ्योरी ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन इसके अदर की पॉइंट्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने साइंटिफिक टास्क को ऐसे सेटिंग बेस्ड किया, कैसे कि उसमें टाइम और मोशन देखा, मटेरियल देखा, टूल एंड वर्किंग कंडीशन देखी, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग देखी। मतलब ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स से रिलेटेड आगे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, तो ये नाम याद होने चाहिए। सो उन्होंने अपना एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था अपने काम का, जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में पब्लिश किया था। आफ्टर दैट द एलिमेंट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। एलिमेंट्स पढ़ने हैं जो कि 4 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। एलिमेंट्स होता क्या है? एलिमेंट्स होता है कि हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में अप्लाई किया उस इशू से रिलेटेड, और फिर अपने वर्कर्स को ट्रेंड किया साइंटिफिकली ताकि वो एक वन बेस्ट वे पे काम कर सके। तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट वन इज रिप्लेस थंब रूल टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये नाम याद होने चाहिए बस। रिप्लेस थंब रूल टू द साइंटिफिक मेथड। थंब रूल जो पुराने घिसे-पिटे रूल्स होते थे उनको साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस किया। असाइन करना है उन वर्कर्स को जो उस लायक हैं, कैपेबल हैं, जो मतलब जिस इंसान की जो कैपेबिलिटी है उसी से रिलेटेड असाइन करें सिंपली। और फिर उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें।
एलोकेट करें वर्क मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाए और मैनेजर भी साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग करे और अपने वर्कर्स को काम पे समझाए, काम करे या समझाए, उन्हें दिखाए, ट्रेन करे। सो एफडब्ल्यू टेलर्स एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे अब हम। तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया शोल्डरिंग। टेलर फेल्ट की एम्प्लॉय बहुत लेजी होते हैं और उन्हें सुपरविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके ऊपर खड़े रह के काम कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ऐसा हम कर नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने पता किया कि जो एवरेज एम्प्लॉय होता है वो स्लो काम करता है, वो सोचता है कि भाई ठीक है जितना हो रहा है इट्स इनफ फॉर मी, एंड उसको वो बहुत ही ईजी वे में लेके कर देता है। तो इस चीज़ को टेंडेंसी बोलते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से भी कम काम करना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल शोल्डरिंग, और इसका मतलब होता है कि टेक इट ईजी, वर्कर इसको ईजी लेता है। फिर नेक्स्ट, नॉन इंसेंटिव वेजेस सिस्टम एनकरेज लोअर प्रोडक्टिविटी। फिर वेजेस भी नहीं मिलते थे उनको एक्स्ट्रा काम करने के, तो वर्कर काम करता ही नहीं था, वो जितना उसको दिया जाता था उससे भी कम ही करता था। इसके बाद उनको अगर सारे एम्प्लॉयज़ को सेम, मतलब कोई ज़्यादा काम कर रहा है कोई कम कर रहा है, उनको सेम ही वॉल्यूम में काम दिया जा रहा है और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं कि मेरी कैपेसिटी तो इतनी है इतना ही करूँगा, तो ये उसका उनको कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ वेजेस मिलती थी और वेजेस सबकी सेम होती थी, तो इसीलिए वर्कर काम नहीं करता था। नेक्स्ट, वर्कर रिलायबल ऑन द रूल ऑफ थंब एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो वही पहले वाले रूल्स मान के ही वर्कर काम करता था और उसमें बहुत टाइम वेस्ट भी कर देता था अपना। टेलर के एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला उन्होंने फिर इस पे टाइम स्टडी की कि भाई टाइम स्टडी कैसे करें, शोल्डरिंग जो हमने पढ़ी अभी एक दिक्कत थी ये, कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए वो लाए टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स कि उन्होंने एक ऑप्टिमल मेथड निकाला कि टाइम और मोशन को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे प्लान करें साइंटिफिकली, जो कि प्रोडक्टिविटी को एकदम इंक्रीज कर दे। तो उन्होंने इस चीज़ के एग्जाम्पल दिए, उन्होंने टाइम स्टडी करके दिखाया एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए, पिग आयरन एक्सपेरिमेंट, साइंस ऑफ शॉलिंग और ब्रिकलिंग।